ध्यान चालू शुरू कर सकते हैं मैम। नहीं, आज ना हम ध्यान बाद में करेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो चैप्टर है वो चक्रा के ऊपर है, तो हम पहले उसको समझ लेते हैं और फिर हम उसी के ऊपर ध्यान करेंगे, तो हम अपने चक्रा को वैसे वैसे एनर्जी हम वहां पे फील करेंगे। जी मैम, ठीक है। चलेगा। आप तो कंटिन्यू कर सकते आज हम पहले थ्योरी क्लास होगी। ठीक है। तो हैं। चलिए, आत्मवंदन मास्टर सभी सभी को। सभी को आत्मवंदन। नमस्कार। मैम आप स्टार्ट करिए। हाँ, ध्यान सागर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान सागर टीम में सभी लोगों का, सभी मास्टर्स का जो जूम से जुड़े हैं और जो यूट्यूब से जुड़े हैं, उन सभी का मैं वंदना भराले वाला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लगातार जुड़ रहे हैं, हर फ्राइडे को हमारा 1000 सीड्स ऑफ जॉय, खुशियों के हजार बीज, आनंद के हजार बीज के बुक के ऊपर हम सभी साझा कर रहे हैं, उस बुक की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुक आनंद करुणेश जी के द्वारा लिखी हुई है और आनंद करुणेश जी का डायरेक्ट माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती से जो वार्तालाप हुई है, उन्हीं को उन्होंने इस बुक पे उतारा है। तो ये सब बातें हम ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि हम लगातार कई दिनों से जुड़ते हुए आ रहे हैं। तो इस बुक में 7 पार्ट है। हर एक पार्ट में फिर 3 3 4 4, किसी में 5, किसी में 6 चैप्टर है। हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट का सेकंड चैप्टर करेंगे। उस चैप्टर का नाम है चक्र और तत्व, चक्रा एंड एलिमेंट्स। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ, स्क्रीन शेयर। एक मिनट, स्क्रीन नहीं ले रहा है। तो हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो चक्र क्या है, ये तो हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं, हमारे शरीर में जो ऊर्जा केंद्र है वो चक्र है। चक्र को ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। तो आज हम उस पे डिस्कस करेंगे। एक मिनट, मेरा थोड़ा शेयरिंग रुक गया है, मैं उसको देख रही हूँ। जी मैम। मैम आपका वीडियो भी ऑफ हो गया है, तो जरा देख। एक हाँ, मेरा स्क्रीन विजिबल है। जी मैम, विजिबल है। हम्म। हम जो भी कार्य शुरू करते हैं, उसके पहले हमें अपने गुरु को नमन करना चाहिए। जैसा कि हम भगवान कृष्ण से भी जब पूछा गया कि
गुरु और भगवान मेरे सामने दोनों खड़े हैं, तो मैं किसके पांव लागूं? तो भगवान ने भी यही कहा कि पहले अपने गुरु को नमन करो। तो हम हमारे चैप्टर को शुरू करने के पहले हम हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को नमन करेंगे और धन्यवाद देंगे, क्योंकि आज हम इनकी सीख से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने ध्यान को जाना, ध्यान को जानते जानते हमने स्वाध्याय को जाना, और स्वाध्याय से हम हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं ये हम जाने, तभी आज हम स्वाध्याय कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी बुक्स पढ़ना नहीं चाहता, हर कोई नहीं चाहता, कोई का तो हम नहीं बोलेंगे, हर कोई बुक्स पढ़ना नहीं चाहते हैं। पर हमारे पितामह ने इसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है कि जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो भी आज बुक पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से, चाहे वो सुन के या इंग्लिश नहीं पढ़ना आता तो हिंदी पढ़ के, या किसी को बोल के कि भाई मुझे ये बुक सुनाओ, या वो बुक पढ़ने के लिए आज पढ़ना भी सीख रहे हैं। तो हम हमारे गुरु सुभाष पत्री जी को नमन करेंगे और धन्यवाद देंगे। हमारी बुक का नाम है 1000 Seeds of Joy। इसका 2 पेज कवर है, इसलिए हम दोनों ही दिखाते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। और इस बुक के राइटर आनंद करुणेश जी, इनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि बुक्स तो इन्होंने लिखी है। बुक पढ़ना हमें पत्री जी ने सिखाया, लेकिन जिन्होंने बुक लिखा है उन्हें भी तो धन्यवाद करेंगे ना। यदि आज ये बुक नहीं लिखते तो हम ये बुक को कैसे पढ़ते? इनकी चैनलिंग हुई माता सरस्वती के साथ, माता पार्वती जी के, माँ लक्ष्मी के साथ। लेकिन अगर ये दुनिया को नहीं बताते इस बुक के माध्यम से, तो आज हम कैसे जानते कि हम बहुत सारी चीजों में अंधेरे में है, बहुत सारा नॉलेज इनकम्प्लीट है। तो इसको जानने के लिए हमें इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज के चैप्टर का नाम है चक्रा एंड एलिमेंट्स। तो हम सभी जानते हैं, जो ध्यान से जुड़ गए हैं, जो योग से, जो योगा से जुड़े हैं, उन्हें पता ही होगा कि हमारे 7 प्रमुख चक्र हैं। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, और इसमें से 9 चक्र को प्रमुख माना जाता है, पर उस 9 चक्र में भी 7 चक्र में सबसे पहले ये नीचे हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र हमारा होता है रीढ़ की हड्डी के एकदम निचला हिस्सा में, एकदम जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पे हमारा मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है, इसकी लाल 4 पंखुड़ियां होती है। और अगर मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस रहता है, और मूलाधार चक्र का काम है हमारी रीढ़ की पूरी जो हड्डी है, पूरा रीढ़ की हड्डी को हेल्दी बना के रखना, बैलेंस बना के रखना। यदि हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है, यदि हमारे मूलाधार चक्र में कुछ गड़बड़ी है, कुछ असंतुलित है, तो हमारे शरीर के निचले पार्ट में तो प्रॉब्लम होगा ही, ऊपर का भी हमारा हेल्दी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि जड़ मजबूत नहीं है तो उसका वृक्ष कैसे मजबूत होएगा। साथ ही मूलाधार चक्र का यही है, यदि हमारे शरीर के निचले हिस्से में कोई तकलीफ है तो आप समझ लीजिए कि हमें मूलाधार चक्र पे काम करना है। वैसे तो इस बुक के इस चैप्टर के माध्यम से हमें पता चला है कि हमें अपने निचले चक्र से काम करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं, अक्सर जब लोग ध्यान में बैठते हैं तो वो या तो अपने मणिपुर चक्र जो नाभि में है उस पे ध्यान करेंगे, या अपने आज्ञा चक्र में, या अपने हृदय चक्र में। जबकि सबसे पहला चक्र ही यदि अपना खुला नहीं है तो
हमारे ऊपर के चक्र में हम जितना भी मेहनत करेंगे वो नहीं खुलेगा। तो इस बुक के माध्यम से, माता सरस्वती के माध्यम से हमें ये पता चला है, जब वो आनंद करुणेश जी को बता रही है कि सबसे पहले हमें ये मूलाधार चक्र पे काम करना चाहिए। हमें ये देखना है कि यदि में हमारा मूलाधार चक्र असंतुलित है तो हमारा जीवन में सब कुछ असंतुलन हो जाएगा, क्योंकि मूलाधार चक्र में जब इम्बैलेंस हुआ तो हमारा निचला हिस्सा, हमारे हमारे बॉडी का जो हमारा पेट, पैर है, घुटना है, एंकल है, सब में प्रॉब्लम आएगा। साथ ही हमारे हमारे को यूरिन प्रॉब्लम, स्टूल प्रॉब्लम, हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनबैलेंस, ये सारा प्रॉब्लम्स हमें हो सकता है। तो हमारा काम है, जब भी हम ध्यान में बैठे, हम निचले चक्र से ध्यान दें, अपने निचले चक्र को जागृत करने का काम करें। निचला चक्र हमारा जो सबसे पहला चक्र है, मूलाधार चक्र पे हम काम करें और हम यही देखें कि मेरा मूलाधार चक्र खुले, मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस हो। उसके बाद हमारा दूसरा चक्र आता है, हमारे नाभि के 2 अंगुल नीचे, हमारा नाभि के भी 2 अंगुल से जब नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे हमारा यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग का होता है, 6 पंखुड़ियां होती है। नाभि चक्र, मूलाधार चक्र हमारा मिट्टी तत्व से जुड़ा है और नाभि चक्र स्वादिष्ठान चक्र हमारा जल तत्व से जुड़ा है। और ये यहाँ पे ये अगर बैलेंस है तो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में कंट्रोल रहेगा। यदि हमारा जल तत्व, हमारे बॉडी का जल तत्व हमारे कंट्रोल में रहेगा, तो ये स्वादिष्ठान चक्र जो होता है, ये अगर संतुलित नहीं रहेगा तो हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह पे कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। तो ये होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र का काम। अब तीसरा चक्र हमारा होता है नाभि पे मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र होता है हमारा पेट पे, नाभि पे, ये पीला रंग का होता है। और ये चक्र का काम है, जब हम जो भी खाना खाते हैं, यहाँ पे वो यहाँ पे उससे पूरा रासायनिक पदार्थ निकाला जाता है और इसको शरीर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका तत्व अभी मैं नहीं बताऊंगी, आगे जाके बताऊंगी। फिर उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारा अनाहत चक्र हृदय में, इसको हृदय चक्र भी बोलते हैं, अनाहत चक्र भी बोलते हैं, इसको हम मणिपुर चक्र भी बोलते हैं और नाभि चक्र भी बोलते हैं। तो हृदय चक्र का रंग हरा होता है, लेकिन जब हमारा हृदय प्यार से भर जाता है, इसमें वननेस की भावना आ जाती है और सबके लिए हम प्यार ही प्यार रखते हैं, तो ये चक्र हरा से धीरे धीरे पिंक कलर में बदल जाता है। और ये चक्र होता है 12 रंग का। इस चक्र में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं और वो हमारे जीवन में हम कैसे आगे बढ़े, कैसे उच्च मार्ग में जाए, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, जब हम अपने हृदय में प्रेम को भर के रखते हैं। यदि हमारे हृदय चक्र में प्यार नहीं है या घृणा है, ईर्ष्या है, तो ये चक्र हरा रंग से भी बदल जाएगा। और यहाँ पे जो भगवान बैठे हैं विष्णु माता लक्ष्मी के साथ, वो हमारा मार्गदर्शन नहीं करेंगे। जब हम अपने जीवन में कुछ गलत काम करते हैं और सृष्टि के अनुसार जब हम नहीं चलते, नियमों के अनुसार जब हम नहीं चलते हैं, तो ये सारे चक्र में जो देवी देवता बैठे हैं वो सब सुप्त हो जाते हैं और शरीर रोगाग्रस्त हो जाता है।
फिर ये हम ऊपर आते हैं गले पे। गले पे हमारा है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र होता है हमारा नीला रंग का, ये 16 पंखड़ियां का होता है। और इस चक्र में भगवान शंकर माता पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। जब भी हम भगवान हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु को नहीं पहुंचने देते जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का भी रक्षा करते हैं। और ये जो भी विष होता है उसको पी के हमें सदैव अमृत ही बरसाते हैं। तो हमें हमारा थायराइड ग्लैंड हमेशा एक्टिव रहे। हमेशा जब हम ओंकार नाद करते हैं और अच्छे भाव में, शुद्ध भाव में रहते हैं, तो हमारा ये विशुद्धि चक्र एक्टिव रहता है। फिर उसके बाद थर्ड आई पे हमारा होता है आज्ञा चक्र। यहाँ पे होती है 2 पंखड़ियां, एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। यदि हमारे, एक होती है मन शक्ति और एक होती है हमारी ऊर्जा शक्ति। यदि मन कमजोर पड़ रहा है तो हमारी चंद्र नाड़ी इम्बैलेंस होती है। यदि हमारे शरीर में हम एनर्जी को फील नहीं कर रहे हैं, एनर्जी की कमी है, तो हमारी सूर्य नाड़ी बैलेंस नहीं है। फिर ये ऊपर होता है हमारा सहस्त्रार। इसको स्थिति बोलते हैं, इसको चक्रा नहीं बोलते हैं। यहाँ पे इंसान जब पहुंच जाता है तो हमें ईश्वर की बहुत कृपा मिलती है और हम यहाँ पे पहुंच के फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम एकदम पूर्ण तरह से समर्पण भाव में आ जाते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है चक्रायन तत्व, चक्रायन एलिमेंट्स। तो आनंद करुणे जी का पहला क्वेश्चन, क्या आप हमें चक्रों और तत्वों के बारे में अधिक बता सकते हैं? तो माता कह रही है चक्र ऊर्जा केंद्र है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। चक्र क्या है? ऊर्जा का केंद्र है, जहां आत्मा उच्च आवर्तियों पर शरीर के साथ संपर्क करती है। चक्र क्या है? ऊर्जा का केंद्र है, का एनर्जी का प्लेस है। आत्मा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ शरीर के साथ संपर्क करती है। उच्च आवर्तियों माने हाई फ्रीक्वेंसी के साथ अपने शरीर, हाई फ्रीक्वेंसी से हमारे शरीर के साथ संपर्क करती है। जब हमारा चक्रा सारे ऊर्जा से भर जाता है, मन के शांत हो जाने पर इन ऊर्जा केंद्रों में कंपन महसूस किया जाता है। कई चक्र हैं जो ऊर्जा भंवर की तरह है। जब मन शांत होता है ना, तब हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों में कंपन महसूस होता है। माने जब हम शांति से बैठते हैं तो हम ध्यान में देखते हैं ना, हमारे शरीर में ऊर्जा एकदम स्पीड से उतरती है। और कई चक्र ऐसा है जो ऊर्जा भंवर की तरह है। भंवर माने एक चक्राधार में जो बहुत तेजी से, जैसे कभी हवा चलती है, कहीं पानी का भंवर होता है, तो ये इतना तेज होता है और इसकी स्पीड ये इतनी तेजी से आता है। तो उसी तरह ऊर्जा भी कई चक्र में एक भंवर की तरह होता है, जहां शरीर और आत्मा उच्च आवर्तियों पर संपर्क करते हैं। जब वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ संपर्क करते हैं, जब ऊर्जा भंवर की तरह शरीर में उतरता है। कुछ चक्र भौतिक शरीर के नीचे और ऊपर भी होते हैं। भौतिक और मानसिक निकायों के विपरीत जो परिमित है, आत्मा अनंत है, पृथ्वी और आकाश में फैली हुई है। कुछ चक्र हमारे भौतिक शरीर के नीचे और ऊपर भी होते हैं। माने हमारा जो ये शरीर है, फिजिकल बॉडी है,
इसमें कोई चक्र हमारे ऊपर है और कोई चक्र हमारे नीचे है। फिजिकली और मेंटली हमारे को ये ये पूरी तरह से हमारे शरीर में समाया हुआ है। ये चक्र हमारे शरीर के अंदर है। आत्मा अनंत है और पृथ्वी और आकाश में फैली हुई है और इससे भी परे है। आत्मा शरीर पृथ्वी आकाश से भी परे है। यहाँ तक कि परिमित शरीर के भीतर भी 7 प्रमुख चक्रों के अलावा कई छोटे चक्र हैं। तो अभी हमको माता बता रही है 7 प्रमुख चक्रों के अलावा हमारे शरीर में कई छोटे चक्र हैं। उदाहरण के लिए हृदय चक्र और गले चक्र के बीच में भी एक उच्च हृदय चक्र है। माने हमारे हृदय और गले के बीच में भी एक हृदय चक्र है जो उच्च है, जो हाई है, जो भक्ति और प्रार्थना की भावना के साथ खुलता है। जहां हमारी भक्ति और प्रार्थना की भावना बहुत बढ़ती है तब वो चक्र खुलता है। ये आत्मा भावनाएं मन की भावनाओं की तुलना से बहुत हल्के कंपन है। आत्मा की भावनाएं मन की भावनाओं की तुलना से बहुत हल्के कंपन है। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। आत्मा भावनाएं, मन की भावना से ऊपर है आत्मा की भावना। तो ये मन की भावना बहुत हल्के कंपन है। हमें हमारे शरीर में बहुत चक्र हैं, लेकिन जब ये 7 चक्र ही इंसानों का नहीं खुलता है तो जो छोटे छोटे चक्र हैं लेकिन वो बहुत हाई लेवल के हैं, बहुत ज्यादा अपने सरेंडर करने पर, आत्मसमर्पण करने पर खुलता है। तो इसलिए ज्यादा करके हमें सिर्फ ये 7 चक्र के बारे में ही बताया जा रहा है। पृथ्वी पर जितने भी कार्य मनुष्य करते हैं वे निचले 3 चक्रों को खोलने और संरेखित करने के बारे में है, जिनकी परिणति स्वाभाविक रूप से हृदय चक्र को खोलती है, जैसा कि एक नई आत्मा उसके विपरीत है। पहला चक्र के उद्घाटन पर कई अवतार खर्च किए जाते हैं। तो हमें क्या बता रही है माता कि पृथ्वी पर जितने भी कार्य मनुष्य करते हैं वो सब निचले 3 चक्र को खोलने के बारे में है। और जब नीचे के 3 चक्र खुल जाते हैं तो पहला चक्र से हम उद्घाटन करते हैं। पहला जो सबसे नीचे चक्र है उसको खोलने के लिए हमें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, फिर दूसरे को कम और तीसरे को और कम होता है। एक बार जब हम ये 1 2 3 चक्र खोल के हृदय चक्र तक जब हम पहुंच जाते हैं तो बाकी चक्र हमारा अपने आप धीरे धीरे खुल जाता है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है पहला हमें मूलाधार चक्र को खोलना है, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर। जब ये 3 चक्र खुलेगा तो फिर हृदय चक्र को खोलने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जब हृदय चक्र खुल जाता है तो हमारा विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तक हमें पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसके बाद माता बता रही है चक्र कई मायनों से परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका उद्घाटन अक्सर एक साथ और अशुभ होता है। एक साथ हम चक्र नहीं खोल सकते, चक्र को खोलना इतना आसान नहीं है, तो हमें एक साथ खोलने की उसको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और अनुक्रमित भी नहीं है। कुल मिलाकर यह पहले उच्च चक्रों को खोलने के प्रयास की बजाय निचले 3 चक्रों को खोलने के लिए सुरक्षित है। अक्सर लोग जो ऊपर के चक्रों पे काम करते हैं उसको खोलना ठीक नहीं है। हमें पहले नीचे के 3 चक्रों को खोलना की कोशिश करना चाहिए और यही सुरक्षित है। उच्च चक्र पहले से ही खुले होते हैं, लेकिन निचले 3 चक्रों के बंद होने के कारण दुर्गम है। शरीर केंद्रित योग और मन की साधना के साथ उच्च चक्रों को पोषण, ऊर्जा के लिए समर्पण और जागृत आत्मा भावनाओं के माध्यम से निचले चक्रों के उद्घाटन में तेजी आ सकती है। यदि आपको ऊपर का चक्र
नीचे के चक्र को, आप ऊपर के चक्र को अगर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपको ध्यान नहीं देके आप सिर्फ समर्पण भाव में आ जाओ। समर्पण भाव में आने से क्या होगा ना, आपके निचले हिस्सों को, निचले चक्रों को खोलने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और वो जल्दी से खुल जाएगा। और जब निचला चक्र खुल जाएगा तो आपका ऊपरी चक्र को खोलने में, ऊपर का चक्र आपका अपने आप खुल जाएगा। फिर निचले चक्र भी विशिष्ट तत्वों से जुड़े होते हैं। तो अब माता बता रही है निचला चक्र हमारा विशिष्ट तत्वों से जुड़ा है। पृथ्वी तत्व पहले चक्र के साथ जुड़ा है और पृथ्वी तत्व जल पहले चक्र के साथ जुड़ा है। हमारा पहला चक्र का क्या है, मिट्टी तत्व, माने वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जल तत्व दूसरे चक्र के साथ जुड़ा है और वायु तत्व तीसरे चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। अग्नि तत्व सभी चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। हार्ट चक्र में ईथर तत्व के साथ सभी तत्व एक साथ आते हैं। तो अभी माता बता रही है कि हमारा मूलाधार चक्र मिट्टी तत्व है और स्वादिष्ठान चक्र हमारा जल तत्व है और हमारा जो तीसरा चक्र है वो वायु तत्व है। तो वायु तत्व कैसे हो सकता है, अभी आनंद करुणेश जी पूछते हैं। हमने तो यही जाना है, पहला चक्र पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व और तीसरा हमारा अग्नि तत्व है और वायु तत्व तो हृदय चक्र के साथ है। तो फिर माता बोल रही है ये ज्ञान गलत है। ये ज्ञान कैसे गलत है, क्योंकि रावण का असंतुलन उनके तीसरे चक्र में था, जिसकी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले परिपत्र और अहंकारी विचार पैटर्न थे। उसका तीसरा चक्र असंतुलित था और प्रतिनिधि उसका जो वायु तत्व प्रतिनिधित्व करने का परिपत्र था वो अहंकारी पैटर्न था। और मुझे दोहराना अभी भी चाहिए कि हृदय एकजुट है। हृदय चक्र में सारे तत्व है। हृदय में वायु तत्व नहीं है, हृदय में सारे तत्व है। इसलिए यह सच नहीं है कि हृदय में केवल वायु है। तो मैं समझा। इस इस विषय की पुस्तकों में सही जानकारी नहीं है। तो आनंद करुणेश जी बोल रहे हैं तो इसका मतलब इस पुस्तक में सही जानकारी नहीं है। तो अधिकांश में केवल कुछ, तो माता कह रही है अधिकांश में केवल कुछ मूल पुस्तकों से उधार ली गई जानकारी है और मूल पुस्तकों में अधूरी जानकारी है। साथ ही कुछ जानकारियों का गलत मतलब भी लिया जाता है। जैसे क्या है ना, जो आज बुकों में जो ज्ञान मिल रहा है वो पुरानी बुक में, पुरानी ग्रंथों में जो लिखा गया है उसी को ही तो नई पुस्तकों में लिख के आ रहा है। कोई आज तो कोई इतना ज्ञानी कोई उसको नहीं, आविष्कार नहीं हो रहा है। तो पुरानी बुक में जानकारी अधूरी थी, सारी जानकारी नहीं थी और जो जानकारी थी उसका हम गलत मतलब लिया। हम उस जानकारी जो जो कुछ लिखा है लेकिन हम उसको ठीक से नहीं समझ पाए, हम उसका मतलब दूसरा निकाले। इसीलिए आज हमें ये गलत इंफॉर्मेशन मिली है कि मणिपुर में अग्नि है। मणिपुर में अग्नि नहीं है, मणिपुर में वायु है और अग्नि सभी तत्वों में, सभी चक्रों में है। क्या तत्वों के निचले 3 चक्रों में व्यवस्थित होने का कारण है? निचले 3 चक्र मानव शरीर के व्यवस्थित होते हैं। माता कह रही है कि निचला 3 चक्र जो होता है वो ठीक से पूरा व्यवस्थित नहीं रहता है।
जैसे कि ठीक उसी तरह जैसे कि धरती में अपने केंद्र से शुरू होने वाली मात्र पृथ्वी से आयोजित किए जाते हैं। पृथ्वी का कौर उसके पहले चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे पृथ्वी तत्व है। उसके महासागर उसके दूसरे चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें जल तत्व है, और उसका वायुमंडल उसके तीसरे चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें वायु तत्व है। और आग हर जगह है। सबसे बड़ा क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? महासागर माने जल। अब जल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वायुमंडल। और वायुमंडल और आग हर जगह है। इसलिए पहले पृथ्वी, फिर जल और फिर वायु, और आग हर जगह है। उसके गर्म कोर से उसके महान पानी में और उसके वातावरण में आग के बिना पानी बर्फ हो जाएगा और हवा भी जम जाएगी। इसलिए हर जगह अग्नि है। माता ने अभी इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अभी इसको कोई नहीं मानेगा। क्या प्रूफ है? अरे अगर अग्नि नहीं रहेगी तो पानी बर्फ हो जाएगा और हवा भी जम जाएगी। इसलिए अग्नि हर जगह है। अग्नि हर जगह है। पहला मिट्टी है, फिर जल है और फिर वायु है। आहा, तो अग्नि सभी चक्रों में है। आनंद करुणे जी को अब समझ में आया और उसने कहा, अच्छा तो अग्नि सभी जगह है। उदाहरण के लिए दूसरे चक्र में यह चक्र कामुकता और भावनाएं दोनों की सीट है, जो क्रमशः अग्नि और जल तत्वों को प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय चक्र में भावनात्मक संबंध से अलग न होने पर यौन अभिव्यक्ति सबसे अधिक आनंददायक होती है। यदि जल तत्व के साथ अग्नि ना हो तो ये 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 उभरेगा नहीं, ये उठेगा नहीं, उमड़ेगा नहीं। तो हमारा जो भी है, माने हमारी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, वो सब ऐसे ही मतलब थमी सी रहेगी। जब अग्नि आती है तब उसमें एक भावना उत्पन्न होती है। नहीं तो जल क्या है? जल शांत रहता है। तो हर जगह शांत नहीं, हर जगह एक भावना भी उत्पन्न होनी चाहिए। और भावना कब उत्पन्न होगी? जब वहां जल के साथ अग्नि होगी। यह सच है क्या प्रत्येक चक्र में अग्नि का एक अलग कार्य होता है? आनंद करुणेसी पूछते हैं। तो क्या हर एक चक्र में अग्नि का एक अलग कार्य होता है? माता कह रही है, हाँ। जैसे कि आप चक्रों में आगे बढ़ते हैं, अग्नि पैदा होती है, बचती है और नष्ट होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अग्नि पैदा होती है, फिर अग्नि बचती है और फिर अग्नि नष्ट हो जाती है। फिर और अग्नि नहीं, अग्नि पैदा होती है, बचती है और नष्ट हो जाती है। आग अपने चरित्र को एक निरंतरता में बदलती है। इसलिए एक चक्र से दूसरे में अचानक कूदना नहीं है। अग्नि ऊर्जा की पूर्ण अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं है। देखिए माता क्या बोल रही है, हमें एक एक चक्र पे धीरे धीरे काम करना चाहिए। हमें एकदम से एक चक्र से दूसरे चक्र, दूसरे से तीसरे में ऐसे नहीं दौड़ना चाहिए। हमें धीरे धीरे एक एक चक्र में काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, क्योंकि हर चक्र में अग्नि है। नहीं तो क्या होगा? अग्नि क्या होगी? अग्नि की कोई सीमा नहीं होती है। जब कहीं आग लगती है तो आप क्या देखते हो? आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आग कोई दिशा नहीं देखती, वो कहीं पे भी फैलती जाती है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हर चक्र में अग्नि है। तो जब एक चक्र से दूसरे में हमें जाना है तो हमें धीरे धीरे जाना है और
पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ जाना है और अपनी जितनी भी सूक्ष्म धारणाएं हैं उसको नष्ट करते हुए जाना है, उसको छोड़ते हुए जाना है। उच्च ऊर्जा को उच्च और उच्चतर बना देती है। अग्नि ऊर्जा को उच्च और उच्चतर बना देती है। यह समझ आता है, यह मुझे कुंडलिनी योग की याद दिलाता है। कुंडली योग के अभ्यास के लिए बहुत मार्गदर्शन और समर्पण की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में महान सम्मान और पुण्य के उच्च पुरोहित इस मार्ग का अभ्यास करते हैं। कुंडलिनी को बहुत जल्दी या बहुत तेजी से उठाना खतरनाक हो सकता है। यदि निचले चक्र पूर्ण आत्मसमर्पण की स्थिति में नहीं है तो एक सावधान और रोगी हो सकता है। मतलब देखिए, पहले कुंडलिनी को उठाना और उस पे काम करना हर कोई नहीं कर सकता था। ये एक योग व्यक्ति या एक योगी टीचर हमें बताता तो ही हमें इसको करते हैं। कुंडलिनी मूलाधार चक्र सबसे नीचे में रहता है और वो धीरे धीरे जब वहां पे ऊर्जा बनती है तो वो हमारी कुंडलिनी नीचे से उठा के पूरा हमें ऊपर ले जाना है। यहाँ शिव है और नीचे पार्वती है, तो हमें पार्वती को यहाँ से उठा के लाके शिव और पार्वती का मिलन कराना है यहाँ। तो हम धीरे धीरे उठाएंगे कुंडलिनी को। देखिए, आज हम जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि हमें गूगल के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हमें घर बैठे मिल जाती है। पहले ये कुंडली चक्र का ज्ञान सिर्फ आश्रम में जो रहते थे उन्हें ही मिलती थी, या कोई क्लास में जाके ही लोग सीखते थे। आज लोग घर बैठे करते हैं, पर इसका पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अधूरा ज्ञान के साथ हमें कभी भी चक्रा या कुंडलिनी के ऊपर कार्य नहीं करना चाहिए। सीता के रूप में मेरे अवतार में मैं अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को बढ़ाने के साथ पूरी तरह से प्रबोध थी, लेकिन उसके लिए कई वर्षों तक बहुत विनम्रता और समर्पण की आवश्यकता थी। देखिए, माता बता रही है, मैं सीता के रूप में जब धरती पर आई थी तो वो पूरी तरह से प्रबोध थी, पूरी तरह से एनलाइटेनमेंट थी। फिर भी उसे कई वर्ष लगे, कई वर्ष तक वो बहुत विनम्रता और समर्पण के साथ रहना पड़ा उसको। तब भी वो समर्पण का, जब मनुष्य जीवन मिलता है, जब हम धरती पे आते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो क्या हम उस चैलेंजेस को फेस करते हुए हम वैसे ही विनम्र थे, वैसे ही समर्पण भाव था? तो ये सब चीज का अनुभव करना पड़ा उन्हें, अनुभव चाहती थी वो, नहीं तो वो तो प्रबोध थी, उनका तो सारा कुंडलिनी जागृत था, सारे चक्र खुले थे। फिर भी बोले, मैं पहला चक्र मेरे पिछले अवतार में पहले से ही खुला था, इसलिए वो अपने दूसरा चक्र से काम करना शुरू करी। जब धरती पर आई थी तो पहले जन्म में पहला चक्र खुला था, इसलिए दूसरे जन्म में वो दूसरे चक्र से काम करना शुरू की। यहीं से भगवान राम की भी शुरुआत हुई थी। जब मैं अयोध्या से बाहर निकली तो मेरा प्रिय तीसरा चक्र था। वह पहले से ही अपने तीसरे चक्र में अपने अहंकार की परतों को छील रहा थे, जब उसकी सौतेली माँ ने राज्य से अपने निर्वासन का अनुरोध किया था। उन्हें बचपन में कई बुद्धिमान उपदेश मिले थे, सो उन्हें इस भव आध्यात्मिक खोज के लिए तैयार करते थे, जिसे हम एक साथ ग्रहण करेंगे। उन्हें बचपन से ही वो इतने बुद्धिमान और आध्यात्मिक लोगों के साथ रहे, फिर भी उनको भीतर से जब निकल रहे थे तो उनको थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं अटका। लेकिन इतने लोगों का उपदेश
और इतने आध्यात्मिक ज्ञान उनको था, तो वो ऐसी स्थिति में अपने आप को पूरी सरलता के साथ संभालते हुए वो महल से बाहर आ गए। यदि आप पहले से ही विष्णु और लक्ष्मी के अवतार थे, तो आप निम्न चक्रों पे क्यों शुरू किए? आनंद करुणेश जी बोल रहे हैं, जब आप पहले से ही अवतार थे तो आप निचले चक्रों से क्यों काम शुरू किए? क्योंकि हम मनुष्य के रूप में अवतार लेने की भौतिकता का अनुभव करना चाहते थे। तो कह रही है, मैं मनुष्य रूप में अवतार लेने की भौतिकता का अनुभव करना चाहती थी। हमने विनम्र रास्ता सुना। अगर हम सीधे अनुभव नहीं जानते तो हम कैसे प्रेरित और मार्गदर्शन करेंगे? देखिए, अनुभव के बिना आप नहीं किसी को मार्गदर्शन कर सकते, किसी को प्रेरित नहीं कर सकते। इसलिए भगवान खुद भी धरती पे आके ये सारे चैलेंजेस को फेस किए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पृथ्वी पर इस समय कौन से चक्र सबसे ज्यादा फंसते हैं? अभी आनंद करुणेश जी का दूसरा क्वेश्चन। माता बता रही है लगभग 80% प्रथम चक्र में है। क्या आप हमें पहले चक्र के बारे में अधिक बता सकती हैं? यह चक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक है और इससे सबसे जुड़ी। तो माता बता रही है कि सबसे पहला चक्र में 80% लोग पृथ्वी में आज भी फंस जाते हैं, क्योंकि जब पहला चक्र ही आपका नहीं खुलेगा, मूलाधार चक्र, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आपको सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र को ही खोलना है। जब मूलाधार चक्र को खोलने का तरीका क्या है? तो मूलाधार चक्र जब हमारा इम्बैलेंस है, तो हमको मिट्टी तत्व के साथ जुड़ना है, हमको धरती के साथ संपर्क में रहना है, हमें नंगे पांव चलना है, धरती पे बैठना है, मिट्टी के ऊपर चलना है, पेड़ पौधे लगाना है और पेड़ पौधे को देखना है, प्रकृति के साथ जुड़ना है। तो हमारा ये सब काम करने से हमारा जल्दी ही मूलाधार चक्र खुल जाता है। फिर वो कह रहे हैं, और साथ ही इस चक्र को संतुलित करने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जी खाने चाहिए, और तो हमें ये चक्र हमारा जल्दी खुलता है और हमें बीमारियों से, रोगों से दूर रखता है। तो अभी आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं, सभी चक्रों में अग्नि तत्व है, तो इस चक्र में अग्नि की क्या भूमिका है? मूलाधार चक्र में अग्नि की क्या भूमिका है, आप हमें ये बताइए। माता कह रही है, अग्नि इस चक्र में हमारी इंद्रियों और कामुकता के अनुभव का निर्माण करती है। कामुकता की विशुद्ध शारीरिक अभिव्यक्ति इसी पहले चक्र से होती है। अधिकांश मनुष्यों को आध्यात्मिक विकास के लिए आग को ऊपर की ओर ले जाने में कठिनाई होती है। कई मनुष्य अपने साथियों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि उसकी यौन ऊर्जा केवल प्रथम चक्र में ही अनुभव होती है। इससे कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह उच्च चक्रों के साथ एकीकृत नहीं होने पर खुशी की एक आंशिक अभिव्यक्ति बनी हुई है। तो इस चक्र में अग्नि का क्या रोल है? अग्नि इस चक्र में हमारी इंद्रियों और हमारी काम भावना को के निर्माण को हमें अनुभव करवाती है। जब जब यहाँ पे अग्नि होगी, तभी ये यहाँ से ऊपर उठती है। हमारी इंद्रियां, हमारी काम इच्छा जो है वो ऊपर उठती है, और विशुद्ध शारीरिक अभिव्यक्ति इससे पहले चक्र से होती है, क्योंकि पहले चक्र से हमारा मन विशुद्ध होने लगता है। कामुकता की कामुकता से विशुद्ध होने लगता है, और आध्यात्मिक विकास के लिए आग को ऊपर ले जाना जरूरी होता है।
तो अब ये पहले से असंतुलित अग्नि तत्व, फिर उनका दूसरा प्रश्न, पहले से असंतुलित अग्नि तत्व चक्र या तो जड़ता या हिंसा का कारण बन सकता है, जिससे मनुष्य बहुत कम आग से कमजोर या भयभीत महसूस करते हैं, या बहुत अधिक आग के साथ आक्रामक या हिंसक होते हैं। अभी पूछ रहे हैं, तो चक्र, ये जो चक्र है, जड़ता या हिंसा का कारण बन सकता है, जिससे मनुष्य कम आग से कमजोर या भयभीत महसूस करते हैं। आग की वजह से मनुष्य अपने आप को कमजोर या भयभीत महसूस करते हैं, या बहुत कम आग रहने से कमजोर या भयभीत, और अधिक आग होने से आक्रामक और हिंसक होता है। डर या तो होने परिपत्र विचार पैटर्न्स में अटक सकता है, ठहराव की जड़ता पैदा कर सकता है। जब डर आएगा तो वो क्या करेगा, इस पैटर्न पे अटक सकता है, ठहर सकता है, या यौन तरीके से आक्रामकता और हिंसा को जन्म दे सकता है। प्रथम चक्र के एक संतुलित और स्वस्थ अग्नि एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहने, प्रथम चक्र जब संतुलित है, स्वस्थ है, तो अग्नि एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहने और प्रकृति से जुड़े रहने की अनुमति देता है। यदि प्रथम चक्र हमारा संतुलित है तो हम प्रकृति के साथ जुड़े रहना पसंद करेंगे। जैसा कि आपने आत्मसमर्पण किया, चीजें अपने आप संतुलन में आ जाती है। जैसे कई बार कोई चीजों को हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी हम उस पे काम नहीं कर पाते, फिर भी हम उस पे जीत नहीं पाते, तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है हमें आत्मसमर्पण करना। कई बार हम आत्मसमर्पण में नहीं आते हैं। आत्मसमर्पण जैसे ही हम करेंगे ना, तो कितना भी असंतुलित चीज होगी वो अपने आप संतुलित होने लग जाती है। एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों को अपने आप पाते हैं यदि वे पर्याप्त पास है। यह सभी चक्रों का तरीका है, और ये सभी चक्रों को संतुलित करने का तरीका है। क्या तरीका है? आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण जब हम करेंगे तो हमारे सभी चक्र, सभी तत्व बैलेंस हो जाएंगे। आपने आत्मसमर्पण के स्थान पर अपने कार्यों को रचनात्मक चिंगारी निकली। जैसे स्त्री और मर्दाना संतुलित हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कर्म केवल खेलने के लिए अपना समय लेता है, क्योंकि उसकी पसंद पहले चक्र में अधिक सीमित होती है। जैसे हम फुली सरेंडर्ड हो जाते हैं तो हमारा सारा चक्र अपने आप, सपोज हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस है, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस नहीं है, तो हम स्वादिष्ठान चक्र के लिए वहां पे हमारा जो जो स्थिति है, जो स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस होने के लिए जो हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम तुरंत ही जब हम सरेंडर कर जाए अपने आप, तो हमारा वो चक्रा बैलेंस हो जाएगा। यदि और कोई चक्रा में कुछ कारण है तो वो चक्रा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यदि पहला चक्र में सबसे अधिक सीमित है, यदि पहला चक्र खुला नहीं है और ऊपर के चक्र को हम खोलने में लगे हुए हैं, तो तो वो खुल के भी पूरी तरह से नहीं खुला हुआ रहेगा। उस चक्र के खुलने से आपको जो लाभ होना चाहिए वो पूरी तरह नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पहला चक्र पूरी तरह से नहीं खुला है। इसलिए हमें पहला चक्र में ज्यादा काम करना चाहिए, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं।
यदि आप शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से पैदा हुए हैं, तो ऐसा करने के लिए बहुत कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, यदि हमने बहुत सारे चैलेंजेस को लेके इस दुनिया में आए हैं, तो केवल एक पूर्ण आत्मसमर्पण से इस प्रथम चक्र को और अधिक तेजी से खोला जा सकता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे साथ, लेकिन हम सोच रहे हैं हाँ मैं इस चैलेंजेस को फेस करूंगी। लास्ट में आके देखना हम थकते हैं, या हमें कभी कहीं पे भी ऐसे लगता है कि नहीं, अब और नहीं, क्योंकि हमारा चक्र खुला नहीं है। तो जब हमको लगे कि हम हार रहे हैं, हम बिना चक्रों पे काम करे अपने चुनौतियों को हम झेल रहे हैं, तो हम उस समय अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दें। पूर्ण समर्पण से क्या होता है, आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं। आपकी पसंद बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो अग्नि ऊर्जा पृथ्वी तत्व को आपके हिस्से पर बिना किसी प्रयास के संतुलन में स्थानांतरित कर सकती है, अधिक संभावनाएं खोलती है और उच्च चक्रों के साथ आपके संबंध को गहरा करती है। तो जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो क्या क्या होता है, पूर्ण समर्पण करते हैं तो क्या क्या होता है। अग्नि ऊर्जा पृथ्वी तत्व को आपके हिस्से पर बिना किसी प्रयास से संतुलित कर देती है। माने सबसे पहला हमारा जो अग्नि तत्व है, जो पृथ्वी तत्व है, उसको बिना किसी प्रयास के हमको और अब कुछ नहीं करना पड़ता है हमारे पहला चक्र को खोलने के लिए। वो अपने आप खुल जाता है। हमारी संभावनाएं, हमारे विचार, हमारी खुशियां सब अपने आप बैलेंस में आ जाती है। आत्मसमर्पण करने की बजाय हम पृथ्वी तत्व को संतुलन में लाकर या कड़ी मेहनत करके संतुलन में क्यों नहीं ले सकते, आनंद करुणेश जी बोल रहे हैं। आत्मसमर्पण करने की बजाय हम पृथ्वी तत्व पे ही ज्यादा काम करेंगे और उसको ही संतुलन करेंगे कड़ी मेहनत करके। तो माता कह रही है आप कर सकते हैं। यदि आप सही जगह पर धक्का देते हैं, यदि आपका यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आपको काम क्यों नहीं बन रहा है, आप सही कारण आपको जानोगे। यदि किसी को बीमारी हुई, कोई शरीर में कोई तकलीफ है, तो सही बीमारी का पता लगे बिना उसका इलाज कैसे होगा। किसी को बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो जब हमें पता ही नहीं है, हम सोच रहे हैं सर्दी है और है उसको बुखार, या हम सोच रहे हैं उसको बुखार है और सर्दी की दवाई खा रहे हैं, तो कैसे ठीक होगा। तो आपको सही जगह धक्का देना पड़ेगा, माता कह रही है। ठीक है, आप आत्मसमर्पण नहीं करो, कोई कोई अपने अहम में रहता है, अपने ईगो में रहता है, नहीं मैं नहीं झुकूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं खुद से करूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। तो मेहनत करो, लेकिन आप सही मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। आपका कल मैथ्स का पेपर है और आज आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और कल जब गए तो देखिए अरे आज तो इंग्लिश का पेपर है, मैथ्स का पेपर ही नहीं है, तो फिर आप कैसे पास हो। तो माता कह रही है आपको सही पता लगाना है कि आपको धक्का कहाँ देना है। तो आप इतना मेहनत करो, इतना वो करो, इसलिए आपको समर्पण करने की जरूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और सही मेहनत नहीं किए तो क्या फायदा। इसलिए आप समर्पण के भाव में आ जाओ, तो आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा। इससे पहले आपने कहा था कि सीता के पहले चक्र में कोई समस्या नहीं थी, तो उन्होंने दूसरे चक्र में अपनी यात्रा शुरू की। तो क्या आप हमें दूसरे चक्र के बारे में कुछ अधिक बता सकते हैं। अब आनंद करुणेश जी का दूसरे चक्र के लिए क्वेश्चन है। और हालांकि दूसरा चक्र भावनाओं और कामुकता दोनों से जुड़ा रहता है, यह चक्र उज्जवल है। यहाँ इस चक्र हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा रहता है, नारंगी रंग का होता है और यहाँ सूर्य की तरह ये उज्जवल रहता है। इस चक्र में ऊर्जा
बहुत विद्युत होती है, जैसे गर्मियों में तूफान, यह क्राउन चक्र के साथ आसानी से जुड़ जाता है। ये वाला दूसरा चक्र जो है क्राउन चक्र के साथ बहुत ही आसानी से जुड़ जाता है, जो किसी को आंतरिक आनंद में रहने और उसके परिपूर्ण से चुनाव करने में मदद करता है। यदि आप किसी पौधे को छूते हैं, उसके पत्तों की कोमलता को छूते हैं, महसूस करते हैं, तो यदि आप किसी जानवर के कोमल फर को महसूस करते हैं, तो कोमलता की भावना दूसरे चक्र में आती है। जबकि पहला चक्र एक को शरीर की इंद्रियों की उपयोग करने की अनुमति देता है, दूसरा चक्र किसी को महसूस करने की अनुमति देता है। दो लोग अपने पहले चक्र का उपयोग करके कुछ मीठा स्वाद ले सकते हैं, हालांकि एक को मीठा स्वाद पसंद आ सकता है, जबकि दूसरे उसे नापसंद कर सकते हैं। इस तरह की पसंद और नापसंद उनसे जुड़ी भावनाएं दूसरे चक्र से आती है। तो माता बता रही है कि इस तरह से हमें पसंद और नापसंद हमारी भावनाओं का असर होता है, हमारी भावनाएं कैसी है। प्राथमिक आशंकाओं को छोड़कर दूसरे चक्र से उत्पन्न होती है। दूसरे चक्र की ऊर्जा अच्छे त्वचा टोन और अच्छी बाल बनाए रखने में मदद करती है। जब ठीक से काम नहीं कर रहा है तो या तो कच्ची उग्र ऊर्जा को जन्म देती है, जिससे कोई नाराज या हिंसक हो सकता है। अत्यधिक जल ऊर्जा का कारण बन सकता है। पहले चक्र की तुलना में इस चक्र में अधिक विकल्प है। तो पहला चक्र आपके भौतिक अस्तित्व से संबंधित है। तो पहला चक्र क्या हमारे भौतिक अस्तित्व से संबंध है, जो पृथ्वी तत्व है, और दूसरा चक्र हमारे भावनात्मक अस्तित्व से संबंध है। पहला जो है हमारे शरीर से संबंध है और दूसरा हमारी भावनाओं के साथ संबंध है, जो जल के साथ है। उनको बदलना इतना आसान नहीं है। आपके पास शारीरिक रूप से बदलना उतना आसान नहीं है जितना कि आप अपनी भावनाओं के साथ उसे कैसे बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं उसे बदल सकते हैं। तो आप आकर्षण के नियम का उपयोग करके अपनी क्या बुरी चीजें होने पर भी मैं अच्छा महसूस कर सकता हूँ? आनंद करुणेजी का फिर एक क्वेश्चन है। आपके जीवन में हमेशा कुछ अच्छा होता है, भले ही हमें ऐसा महसूस ना ही हो। इसके अलावा आप बनाते हैं, तो क्या अच्छा है और क्या बुरा है? हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम देख रहे हैं क्या वो हमारे ऊपर है। लेकिन यूनिवर्स का ऐसा सेटिंग है कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा होता है, क्योंकि ये आपके स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। यह एक भ्रम है जिसे आप अपने तीसरे चक्र में बनाते हैं। इसलिए आप एक अच्छा भ्रम बना सकते हैं। अच्छा महसूस करने का रहस्य यह है कि आप अच्छा महसूस करना चुनते हैं। जब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, देखिए किसी किसी की आदत होती है अच्छा देख के भी उसमें 10 टोक वो खोट निकालते हैं। लेकिन यदि हम अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करना को हमने चुन रखा है, तो हम हमेशा अच्छा ही को ही देखेंगे और अच्छा ही बोलेंगे। और जब भी हम पूर्ण समर्पण, पूरा फुली सरेंडर्ड होके रहते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत ही आसानी से हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से उभर सकते हैं। और खूब जल्दी हमारे सारे चक्रा को हम इस तरह से हमारे सारे चक्रा देखे खुल के, और हम इस तरह से हम एकदम प्रज्वलित
होते हैं। जिनका सारा चक्रा खुला है वो इंसान का चेहरा, उसकी ऑरा इस तरह से होती है। तो इसी के साथ आज का मेरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चक्रा के बारे में जो जानकारी इस बुक में माता ने आनंद करुणेश जी को दी है वो मैंने आपके साथ साझा की। मैं इस बुक को पढ़ने से जो मुझे समझ में आया मैंने वो आप लोगों के साथ साझा की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और फिर आपको यदि कोई डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपको आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर हम ध्यान करेंगे। आजा आजा। थैंक यू वेरी मच मैम। काफी अच्छा नॉलेज था चक्रास के बारे में। जनरली सभी का की धारणाएं होती हैं कि अग्नि चक्र, अग्नि का हम जब ध्यान भी करते हैं तो वो लोग थर्ड चक्रा में बोलते हैं अग्नि है। बट ये मैंने भी पढ़ा था जब थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय पढ़ रहा था कि अग्नि हमारे तीनों चक्रास में है जिसको बैलेंस करती है। तो ये बहुत ही अच्छा नॉलेज है। मैम 15 मिनट है हमारे पास, हम ध्यान करें 15 मिनट के लिए, बिकॉज ध्यान हुआ नहीं है आज नहीं। ये ना, ये प्रीत जी का कोई क्वेश्चन है तो हम उनको ले लेते हैं, फिर ध्यान में बैठ जाएंगे। हाँ प्रीत जी पूछिए। आत्मवंदन मैम, बहुत अच्छा सेशन था। आत्मवंदन सभी मास्टर्स आत्मवंदन को। आत्मवंदन। मैम मैंने ना आज ध्यान करते वक्त ये क्वेश्चन रखा था अपना कि मैं एक सिचुएशन में डाई सी थी। तो मैं चाहती थी कि मुझे कहीं से भी कोई इंडिकेशन मिले कि मैं क्या करूँ इसके अंदर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो आपकी इस स्वाध्याय से ना मुझे क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे सरेंडर करना है। हाँ अब अब मुझे आपसे ये गाइडेंस चाहिए कि मैं जब ध्यान करूँ तो सरेंडर के लिए मैं अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्या लूँ या सिर्फ बोलूँ कि अब मैं आपको समर्पित करती हूँ इसमें आप मुझे आगे गाइड करें यूनिवर्स को, ऐसे बोलूँ किस तरीके से कैसे रखनी होगी मुझे अपनी बात। सरेंडर नहीं, का समझ में आ गया मुझे। जब जैसे देखिए हम जिस चीज के लिए हम हमारा मन व्याकुल है, जिस चीज के लिए हमारा मन परेशान है, उस चीज वो चीज मुझे अब नहीं चाहिए। मतलब ये आप ये सोच लीजिए वो चीज मुझे मिल गई है और और अब मैं उस चीज के पीछे नहीं भाग रही, वो चीज तो खुद चल के मेरे पास आ गई है। ठीक है, हम्म। फिजिकली नहीं आई है, एस्ट्रली वो मुझे मेरे पास है, मुझे मिल गई है। और फिजिकली जब उसको आना होगा आ जाएगा। कोई चीज चाहिए आपको या वैसा कोई आपको अपने घर का या समाज का नहीं कुछ भी। ऐसा कुछ भी नहीं, मेटरलिस्टिक कुछ भी नहीं है। बस बच्ची को लेके था कि अपनी सीसीएल को आगे कंटिन्यू रखूं या छुट्टी लूं या बच्ची पे थोड़ा ध्यान देना है, 3 महीने और चाहिए। तो इसको लेके थोड़ा डाइसी थी क्योंकि मुझे वर्क लाइफ को भी बैलेंस करना है और अपनी बच्ची को भी देखना है। मेरी बच्ची 1 साल की है तो हाँ तो इसमें बस मेरे को आप बहुत। यही सोचिए, आप जैसा चाहते हैं ना आपकी बच्ची वैसी ही है। आपकी बच्ची वैसी ठीक है। ही है। आप हर समय उसको उसी रूप में वैसे ही देखिए जैसा आप चाहते हैं उसको। तो फिर देखिए हम्म। आप बस वैसे सरेंडर हो जाइए कि बस मेरी बच्ची तो वैसी है, मैं वैसी ही उसे देख रही हूँ, बाकी आप जानिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। तो जैसा आप चाहते हैं ना वैसे ही अपने आप होते जाएगा धीरे। हम्म। ठीक है। क्योंकि जब फिर जब जो ये काम नहीं हो रहा है, मेडिटेशन। जब जो काम जी। नहीं हो रहा है, जब जो चीज नहीं हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए यही, मतलब आपके लिए यही सिचुएशन बनी। इसी अच्छा। को आप वैसा सिचुएशन सोच के रहिए जैसा आप चाहते हैं। बस ठीक सरेंडर है हो मैम। जाइए। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में कुछ खुशियां कुछ चाहते हैं, सपोज यही सोच लीजिए कि घर ही सोच लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरा, जैसे कोई भाड़े के घर में रहता है तो कोई चाहता है मेरा खुद का घर हो जाए। तो हम्म। हम उस घर के लिए बहुत
कोशिश कर रहे हैं, कि लोन कर रहे हैं, कि हम पैसा जमा कर रहे हैं, लास्ट में ऐसा आता है कि छोड़ो, ये सोच लो कि मुझे इसी घर में ही रहना है लगता है। जब इसकी इच्छा होगी तब, अब मैं और प्रयास नहीं करूंगी, मैं और मतलब माइंड से प्रयास नहीं करूंगी, मन से प्रयास कर रही हूँ। मतलब अपने माइंड को हर वक्त उस चीज में नहीं कि मुझे वो वैसा होना, वो चीज चाहिए। ठीक है जो है यही ठीक है, बस बढ़िया है, वही चीज हमको सरेंडर करना है। ठीक है जो है वही बढ़िया है, बस वो बस आगे जब फिर उसको भी तो ठीक होना यूनिवर्स होगा। को, अच्छा फिर यूनिवर्स को जब लगेगा कि हमें ये हमारा राइट टाइम है और अब हमें ये चीज मिलनी है, तो वो हमें अपने हाँ, आप दे। और यूनिवर्स को यही बोलिए कि शायद मैं अभी उसके उसके लिए नहीं हो, उसके काबिल नहीं हूँ, तो मुझे उसके काबिल हम्म, बनाना है, और कैसे बनना है मुझे वो बताए। ठीक है मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ऐसा मतलब लग ही रहा था कि शाम तक मुझे मेरी चीज का जवाब मिल जाएगा। बस मैंने ये रखा था कैसे भी किसी बुक, किसी स्वाध्याय, किसी भी तरीके से मुझे यूनिवर्स इंडिकेशन दो, और मुझे प्रॉपर इंडिकेशन नहीं, एकदम प्रॉपर रास्ता दिखा दिया आपने आज के सेशन से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसलिए थैंक तो यू। पत्री जी बोलते हैं स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय करने से अपने प्रश्नों के उत्तर हमें खुद ही मिल जाते हैं। जी मैम, तो चलिए, अगर ये और मेरा किसी। भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम ध्यान में बढ़ते हैं। सभी अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। एक सुखद आसन में हम बैठेंगे। आसन ऐसा हो कि हम आरामदेह बैठे और हमारे सभी चक्रों के हम एनर्जी को फील करें। पूर्ण समर्पण के साथ हम ध्यान में बैठेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाएंगे। हम नमन करते हैं महालक्ष्मी को। हम नमन करते हैं माता सरस्वती जी को। हम नमन करते हैं भगवान गौतम बुद्ध को। हम नमन करते हैं हमारे गुरु सुभाष पत्री जी को। सभी एस्ट्रल्स मास्टर्स को नमन करते हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों के साथ एकदम रिलैक्स होते हुए, सहज होते हुए, सारा ध्यान सांसों पे हम मूलाधार चक्र में अपना ध्यान लाएंगे फ्रेंड्स। मूलाधार चक्र हमारा रीढ़ की हड्डी के जहाँ पे खत्म होती है रीढ़ की हड्डी, वहां पे हमारा मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र हमारा मिट्टी तत्व से जुड़ा है। फिर हम हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे हमारे निचले तीनों चक्रों पे अपना सारा ध्यान
मूलाधार चक्र, लाल रंग, चार पंखड़ियों वाला होता है। पूर्ण समर्पण के साथ, फुली सरेंडर्ड होते हुए हम मूलाधार चक्र में एनर्जी को फील करेंगे फ्रेंड्स। फिर हम अपने स्वादिष्ठान चक्र पे पहुंचेंगे। हमारा दूसरा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नारंगी रंग का होता है, 6 पंखड़ियों वाला। जल तत्व है इसका। स्वादिष्ठान चक्र में एनर्जी को फील करिए। एकदम सहज होते हुए बैठेंगे। विचारों के पीछे नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। विचार आए, अपना ध्यान वापस अपने नासिका के द्वार पे ले आइए। धीरे धीरे और गहराई में जाएंगे। अब अपने नाभि पे आइए। हमारा मणिपुर चक्र, दस पंखड़ियां, पीला रंग का होता है। वायु तत्व है इसका। ये हमारे निचले 3 चक्र हैं। जब हमारा 3 चक्र संतुलित होता है, बैलेंस होता है, तो हमारा हृदय चक्र आसानी से खुलने लगता है। अपने नाभि पे एनर्जी को फील करिए फ्रेंड्स। अब हृदय पे आइए। हृदय चक्र या अनाहत चक्र हरा रंग का होता है। 12 पंखड़ियां। जब ये प्यार से भरता है तो ये धीरे धीरे पिंक कलर में बदल जाता है। अपने हृदय चक्र में एनर्जी को फील करिए फ्रेंड्स। अब अपने गले पे आइए। विशुद्धि चक्र हरा रंग का होता है। नीला रंग का होता है। 16 पंखड़ियां। अपने गले के चक्र पे ध्यान दीजिए। एनर्जी को फील करिए।
और फील करिए, और फील करिए फ्रेंड्स, हमारा विशुद्धि चक्र संतुलित हो रहा है। अब हमारा आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में दो पंखड़ियों वाला होता है। बैंगनी कलर वॉयलेट कलर का होता है। दो पंखड़ियां होती है। एनर्जी को फील करिए। एकदम सहज हो जाइए और सरेंडर भाव ले आइए अपने अंदर, और समर्पण भाव ले आइए। एक बार जब हम हृदय चक्र तक पहुंच जाते हैं तो वैसे भी हमें अपने आप समर्पण की भावना बढ़ती जाती है, और फिर हमारे सिर पर सहस्त्रार नहीं, हंसो। नहीं दिखा नहीं। एकदम रिलैक्स होते हुए सहस्त्रार, जहाँ हजारों पंखड़ियां हैं, एक स्थिति होती है वहां पे। इस तरह आज हम अपने सारे चक्रों पे एनर्जी को फील करें। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। आखिरी 2 मिनट। एनर्जी को सभी चक्रों में फील करते हुए पूरे धन्यवाद के भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। हम धन्यवाद देंगे सभी एस्ट्रल्स मास्टर्स को, आनंद करुणेश जी को, अपने पिता माँ ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को खूब दिल से ग्रेटिट्यूड करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 0। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर बंद आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ हम जोरदार क्लैप करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो इसी के साथ आज हम चक्रा के साथ चक्रा का चैप्टर आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो अब जब भी ध्यान करना है हम चक्रों पे ध्यान कर सकते हैं, हम एनर्जी को फील कर सकते हैं, पर चक्रा खुल गया ये नहीं है, ये नहीं सोच सकते। चक्रा खुलेगा धीरे धीरे, एक बार में नहीं खुलता है, और एक बार में सारे चक्रा तो कभी भी नहीं खुलते, और सारे चक्र तो किसी के भी नहीं खुले रहते। तो धीरे धीरे चक्रा पे काम करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़े। थैंक यू तो मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, सभी बहुत का अच्छा था धन्यवाद। सेशन था चक्रास का, और ध्यान भी 15 मिनट का बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम एंड करते हैं सेशन को। ठीक है, मैम तो आप ही एंड कर, आप होस्ट है ना, तो आप हाँ ठीक है, एंड कर सकते तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे इस बुक की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। पहले मीटिंग को एंड करने के पहले रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।